चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, काफ़ी आराम से पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक अगर बड़ा है तो, और अगर छोटे हैं तो 2 टॉपिक्स करते हैं, और एकदम आराम से हम हमारी प्रिपरेशन को बढ़ा रहे हैं और प्रिपेयर करते जा रहे हैं। धीरे धीरे करते करते हम लोग इस चैप्टर के एंड तक अब पहुंचने वाले हैं। अब ज़्यादा इस चैप्टर में बाकी नहीं है, क्योंकि कल ही के लेक्चर के अंदर देखो हम लोग आराम से पढ़ते पढ़ते कोलोइड सॉल्यूशन तक आ गए। हमने कोलोइड सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग ने उसकी प्रिपरेशन मेथड भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट की। वैसे कोलोइड का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट किया। उसको हमने पार्ट्स में किया क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था, तो उसको हमने आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में उसको क्लियर किया। और हमने तकरीबन 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स को भी कंप्लीट कर लिया था। अगर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स की बात करें, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करें, तो कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास टोटल मिला के 3 मेथड्स थे। कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 3 मेथड्स थे। उसमें से जो पहला मेथड था वो केमिकल रिएक्शन मेथड था, जिसमें हम लोग ने कुल मिला के 4 रिएक्शंस पढ़े। दूसरा मेथड था इलेक्ट्रिक यानी कि डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसका दूसरा नाम ब्रैडिक आर्क मेथड भी है। एंड तीसरा मेथड हमने पेप्टाइजेशन को कंप्लीट किया था। तो हमने कुल मिला के इसके ही 3 मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे, और हमने यहाँ पर उनके प्रिपरेशन मेथड को कंप्लीट किया। लेकिन बच्चों, इसके बाद जो हमें आज टॉपिक पढ़ना है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड। अब ये प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड में मैं आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और बाकी का शायद तक कल से आपका जूम लेक्चर शुरू हो जाएगा और आपको स्कूल से नोटिस मिल जाएगी जो भी होगा वो, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स शुरू करते हैं। एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक। आज हम लोग 2 टॉपिक्स इसके जो है वो क्लियर करेंगे, तब डिटेल में करेंगे। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, चलो। तो अब हमने कोलोइड्स तो बना दिए, चलो बन गए कोलोइड, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसके अंदर कुछ प्रकार के इम्प्योरिटीज भी आ जाते हैं। जरूरी तो है नहीं कि वो एकदम इम्प्योरिटी फ्री बने, तो हमें इस कोलोइड्स को भी यानी कि प्योर करना, उसका प्योरिफिकेशन करना भी जरूरी होता है। तो अलग अलग टाइप की अगर प्योरिटी मतलब कि इम्प्योरिटी होती है, उसके लिए हमारे पास प्रोसेस एंड मेथड भी अलग अलग है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि हमने ये तो पढ़ा कि कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बनाने के लिए हमें थोड़े से अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को डालना ज़रूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट, थोड़े से अमाउंट में। अब मान लो कि कभी आपने ऐसा किया कि इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट जितने कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए उससे ज़्यादा ऐड हो गया तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोगुलेट हो जाएगा, यानी कि डिस्पर्जन फेज विल एग्रीगेट एंड सेपरेट फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज, अब डिस्पर्जन फेज यानी कि जो कोलोइड के पार्टिकल थे, वो will separate and aggregate from
डिस्पर्जन मीडियम यानी कि एक प्रकार का हमारा सॉल्वेंट। अब ये कब होगा? जब हमने ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है तब होगा। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है, कंटेंट है, उसको एक छोटे से अमाउंट में डालना ज़रूरी है, वरना वो एग्रीगेट करके डीपी से डीएम से अलग हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को बेसिकली क्यों डालते हैं? तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें, पेप्टाइजेशन की बात करें, तो आपने देखा था कि पेप्टाइजेशन में वो जो पार्टिकल्स बन रहे थे, प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे, वो प्रेसिपिटेट्स उस कंटेनर के नीचे के पार्ट में इकट्ठा हो जाते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट को डालते थे, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए था? तो वो कॉमन आयन वाला होना चाहिए। यानी कि हमारे जो नीचे पीपीटीज बने हैं, वो पीपीटीज दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन से बना होगा। उनमें से कोई भी एक आयन उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होना चाहिए। फिर वो क्या करेगा, उसके ऊपर कोटिंग कर लेगा, और फिर वो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर सारे नेगेटिव नेगेटिव बनेंगे, तो एकदम से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर वो पूरे में पार्टिकल्स फैल जाएंगे और वो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे। यानी कि इनिशियली वो जो पार्टिकल होते हैं, वो जो प्रेसिपिटेट होते हैं, वो 1 नैनोमीटर से छोटी साइज के होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पेप्टाइजेशन करते हैं तो वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाते हैं, और वो कोलोइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाते हैं, तो वो माइनर पार्टिकल के, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब ये चीज हमने पेप्टाइजेशन में पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही, वो हमारा ताज़ा ही है जो हमने पढ़ा था। तो ये जो पेप्टाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम बता रहे हैं, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में प्रूव किया कि भी प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट को डालना जरूरी होता है, ठीक है, और वही इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये बात तो फिक्स है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, electrolytes are used in small quantities. Electrolytes are used in small quantities for the preparation of colloids की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। हाँ, अब एज स्टडीड इन पेप्टाइजेशन, हाँ इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वैसे मैंने समझा तो किया है, बट हम लोग पूरे इसके जो स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं। पेप्टाइजेशन, ये पीपीटी प्रेसिपिटेट में से बन रहा है, इसलिए इसका नाम पेप्टाइजेशन दिया है, ठीक है। बट इफ द क्वांटिटी, अगर मान लो कि भाई बट इफ द क्वांटिटी, अगर आपने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस, आपने क्या किया, अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को बढ़ा दी, हेंस इट कॉजेस, उसी रीजन की वजह से इट कॉजेस कोगुलेशन, ठीक है। क्या होता है, इसी रीजन की वजह से कोगुलेशन होगा, क्लियर है। अब द प्रोसेस इन विच, अब इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, हमने इसकी थियरी पार्ट को मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया पेप्टाइजेशन वाला पॉइंट लेकर। द प्रोसेस इन विच electrolytes are the electrolytes और unwanted, जो काम के नहीं होते हैं, particles are removed from the colloid is called purification of colloids का purification
प्योरिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, तो ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो यहाँ पर जो पहली प्रोसेस है वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कुछ डिटेल्स। इसके बाद जो हमें पढ़ना है दैट इज डायलिसिस, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, जरा ध्यान से देखते रहना। हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस लेते हैं, नंबर 2 में लिखता हूँ यहाँ पर। आज हमें इधर तक ही करना होगा इलेक्ट्रोडायलिसिस, पर इसमें बहुत टाइम जाएगा क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है। अब अगर हम लोग सबसे पहले डायलिसिस शब्द पे ध्यान दें तो आई थिंक सो कि आपने उसके बारे में सुना तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो आपने डायलिसिस के बारे में सुना ही होगा अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। कहाँ पर सुना है, सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि जो भी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है, यानी कि जिसकी किडनी फंक्शनिंग नहीं कर रही है, बेसिकली किडनी का काम क्या होता है, तो ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को प्योरीफाई करना। चलिए थोड़ा सा फुल स्टडी करके समझते हैं कि अपनी बॉडी जो होती है उसको काम करने के लिए हर एक सेल्स तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है। क्योंकि अपन तो ये पढ़े कि बायोलॉजी वालों को तो ये सारी चीजें पता होगी, अपन तो ये पढ़े कि भाई लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन लंग्स क्या है, तो वो एक जरिया है बॉडी के हर एक सेल्स तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का। आप ये समझ सकते हो कि किसी को यहाँ से दुबई जाना है, तो दुबई जाने के लिए वो फ्लाइट उसने पकड़ी यहाँ अहमदाबाद से और वो दुबई एयरपोर्ट पे उतर गया। तो मान लो कि भी 50 लोग गए, फिर 100 लोग एक फ्लाइट में गए, तो क्या वो एयरपोर्ट पे गए तो बस वहीं से उनका काम खत्म, वहां पर जाके रहे खाए पिए और वापस आ गए? नहीं ना, कोई एक एरिया में गया होगा, कोई दूसरे एरिया में गया होगा, कोई तीसरे एरिया में गया होगा, कोई चौथे एरिया में गया होगा, बराबर कि नहीं? तो हर जगह पर लोग जाएंगे, पर एयरपोर्ट क्या हुआ, एयरपोर्ट एक पॉइंट है जहां पर सारे लोगों को छोड़ दिया, फिर वहां से फिर लोग अपनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या हुआ, लंग्स ने ऑक्सीजन को तो ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया। अब क्या होगा, ब्लड जो है वो उस ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के एक एक सेल्स तक जाएगा, साथ में ग्लूकोज भी ले जाएगा। भाई कौन से सेल को, भाई तेरे को कितना ग्लूकोज चाहिए, ले भाई पकड़, ऑक्सीजन चाहिए, ले भाई पकड़। फिर वो सेल्स भी क्या करेंगे, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो सामने थोड़े पैसे लेते हैं, ये ट्रेडिशन है। पुराने ज़माने में क्या होता था, और अभी भी इंडिया के कुछ गाँव में, विलेजेस में क्या होता है कि बार्टर सिस्टम, एक चीज़ दी, हमने एक चीज़ ली, बराबर क्या नहीं? वही सिस्टम अपने बॉडी में भी चलता है। अगर अपने ब्लड ने ऑक्सीजन दिया है सेल्स को, तो सेल्स उसको टॉक्सिक सब्सटेंस देगा, CO2 देगा, ये सारी चीज़ें ब्लड में घुल मिल जाएगी। उसमें से जो CO2 है वो वापस क्या होगा, लंग्स में जाएगा, और वो CO2 बाहर हम लोग एक्सेल करते हैं। लेकिन बाकी के कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किडनी हमारी जो होती है वो उसको प्योरीफाई करती है। बच्चों, एक एडल्ट की जो किडनी की साइज रहती है वो तकरीबन अपने 4 to 6 इंचेस के बराबर होती है, यानी कि हमारे जो कान है उस साइज के, या फिर ये सेकंड फिंगर के साइज, उससे थोड़े से बड़े रहते हैं, हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग ने पढ़ी, ओके, नॉलेज भी होगा। अब बेसिकली होता क्या है, अब मान लो कि किसी का किडनी डैमेज हो गया है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसके ब्लड को प्योरीफाई ठीक से नहीं हो पाएगा, तो वो तो उसके लिए हार्मफुल होगा, उसकी कभी भी डेथ कॉज हो सकती है। तो फिर उन लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने कुछ टाइम के इंटरवल में, जैसे डॉक्टर प्रेफर मतलब कि आप प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके मुताबिक उनको ब्लड का फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो एक डायलिसिस आता है, इलेक्ट्रिक डायलिसिस, तो उसमें क्या होता है, एक
उस ट्यूब से एक पार्ट में उसमें ब्लड जाएगा, वहाँ पर प्योरीफाई होगा, फिर दूसरे पार्ट से ब्लड अंदर आता है, यानी कि वो प्योरीफिकेशन की टेक्निक है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर द प्योरीफिकेशन। वो क्या हो गया, वहाँ पर प्योरीफिकेशन का टेक्निक हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, तो एक्चुअली में करते क्या है, तो एक सेलोफेन बैग लेते हैं, उसके यूं एक सेलोफेन बैग लेते हैं, ठीक है। या फिर हम डायग्राम को थोड़ा सा उधर ही बनाते हैं, इधर थियरी लिखेंगे। हमने यहाँ पर एक सेलोफेन बैग को, अरे सेलोफेन बैग को लिया, और उस सेलोफेन बैग को, अब जरा ध्यान से सुनना, इसको मैंने क्या बोला है, सेलोफेन यानी कि एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका फुल फॉर्म है एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि वो कुछ ही पार्टिकल को उसके थ्रू बाहर निकलने देगा, बाकी सारे पार्टिकल को वो बाहर निकलने नहीं देगा, ठीक है। अब इसमें याद रखना डीपी विल नॉट पास थ्रू, क्या होगा इधर, जो डिस्पर्जन फेज है वो इसमें से पास नहीं होगा, डीपी विल नॉट पास थ्रू इट, ठीक है, उसके थ्रू पास नहीं होगा। अब अंदर मान लो कि भी हमने डीएम भर दिया है, ये क्या है, तो डीएम है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, और वहां पर अंदर हमने भर दिया है दैट इज कोलोइडल पार्टिकल है, यानी कि डिस्पर्जन फेज है। डिस्पर्जन फेज है, उसके लिए पार्टिकल्स है बच्चों, और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट के भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, जो बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, हमने आगे तो देखा, उसको निकाल देना पड़ता है। उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो ज़्यादा है, ठीक है क्या नहीं, तो वो निकलना शुरू होगा। क्या होगा, मैं सब कुछ लिखूंगा, चिंता मत करो। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो इम्प्योरिटी का काम कर रहा है। ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स विल पास थ्रू एसपीएम। क्या होगा, एक बार ध्यान रखना, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स पास थ्रू एसपीएम। अब देखो बेसिकली, अब इसके थ्रू क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोलाइट पूरा बाहर और अंदर सिर्फ न्यूक्लियर डीएम होगा, तो ये प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, इट विल फॉर्म प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इट इज़ वेरी वेरी स्लो। तो उसको स्पीड अप करवाने के लिए क्या करते हैं, उसको एक कंटेनर के अंदर भर दिया जाता है। कंटेनर मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना दिया है, क्योंकि सब लिखा हुआ है तो मैंने इसको बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने वाटर को अंदर खींच दिया और यहाँ से उसको आउट किया, ठीक है। वाटर एक साइड से अंदर जाएगा, वो इस सारे जो भी यहाँ पर इम्प्योरिटीज वगैरह है, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी यहाँ पर इम्प्योरिटीज वगैरह है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट उसको लेकर बाहर निकलेगा, इस तरह से वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन लो, ऑब्वियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रहेगा, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। हमने आगे ही पढ़ा कि भाई यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, मतलब डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है पार्टिकल। सेम में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट की पार्टिकल है उसका अंदर की पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लेकिन उसका बाहर के पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन लो है, और उसी रीजन की वजह से ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यानी कि बाहर जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो कि भाई ये बंद हो, ये इन एंड आउट नहीं होता, पहले से आपने पानी भर दिया और इतना ही पानी है, तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, प्रॉब्लम ये होता कि इधर बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट हो जाता, धीरे धीरे बाहर आता आता आता, और एक टाइम ऐसा आता कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता हाई, यहाँ पर होता लो, तो ये रिवर्स हो जाता।
रिवर्स ना हो उसके लिए क्या किया इन लोग ने, पानी ऐसे आता जाएगा ताकि क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बाहर, तो कंटिन्यूस क्या होगा, इधर इस पार्ट में, बाहर के पार्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो कम ही रहेगा, समझे। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो कम का कम ही रहेगा, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर आता ही जाए और ये निकलता ही जाए। लेकिन फिर भी इसको और थोड़ी स्पीड अप करवाने के लिए क्या किया जाता है, अब बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, ये तो मान लो न्यूट्रल पार्टिकल है तो, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल है तो अट्रैक्टेड रहेंगे, तो उनको सेपरेट कैसे करें, उसके लिए क्या करते हैं, इधर इलेक्ट्रिक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, समझे। उनको क्या किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिक टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, ताकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल भी है तो वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा और पानी उसको लेकर बाहर, यहाँ आ जाएगा पानी उसको लेकर बाहर, यहाँ आ जाएगा पानी उसको लेकर बाहर, अगर नेगेटिव हुआ तो इधर आएगा, पॉजिटिव हुआ तो इधर आएगा, फिर पानी उसको लेकर बाहर। यानी कि और आसान हो जाएगा अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पर देंगे तो, इफ वी गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट विल बिकम मोर इजियर टू कम आउट। अब ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पर जो डीएम है उसके पार्टिकल की साइज यहाँ पर कितनी होगी, तो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, तभी तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना पाएगा, वरना वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा ही कैसे। अगर उसकी साइज प्रॉपर नहीं है तो फिर वो कैसे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा, तो वो बना ही नहीं पाएगा, इट विल नॉट एबल टू मेक द कोलोइडल सॉल्यूशन, बराबर के नहीं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, चिंता मत लेना, मैं आपको अभी लिखने का टाइम भी दूंगा 2 से 3 मिनट, है ना। ये पे अटेंशन यार। हाँ, अब थोड़ा थियरी पार्ट लिख लेते हैं, मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको समझ के लिखना, क्योंकि इसमें मैं आपको ज़्यादा थियरी नहीं लिखवाने वाला, ठीक है। चलो, डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, डायलिसिस स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें वहाँ पर साइफन मेथड बोलते हैं, ये जो पानी आ रहा है ना और दूसरे साइड से पानी जा रहा है, तो उसको बोलते हैं साइफन मेथड। अब बेसिकली साइफन मेथड की मैं बात करूं तो एक साइफन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंटिन्यूस वाटर अंदर एंड बाहर ये चलता ही रहे वैसे मेथड दी थी, ताकि बाहर जो है वो वाटर क्लीन रहे, तो बाहर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा, तो अंदर से इलेक्ट्रोलाइट आसानी से बाहर आएगी। और अगर इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल चार्ज हुए तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक टर्मिनल भी लगा दिए ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए, तो और जल्दी और बेहतर तरीके से जो भी अंदर इम्प्योरिटी इलेक्ट्रोलाइट का वो निकल जाए। अब बेसिकली हमें ये तो पता है कि भाई अंदर 2 टाइप के आयंस हो सकते हैं, या कैटायन हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं। अब बेसिकली देखो वहां पर आपने 2 टर्मिनल बनाए, कैथोड एंड एनोड। ऑब्वियस है कैथोड के ऊपर जो भी नेगेटिव पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होंगे, एंड एनोड के ऊपर जो भी पॉजिटिव पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होंगे, ये भी ऑब्वियस बात है। और लास्ट पॉइंट सबसे जो मेन है कि जो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, ड्यू टू द करंट सप्लाई, ड्यू टू द करंट सप्लाई, ड्यू टू द करंट सप्लाई, क्योंकि हमने यहां पर करंट सप्लाई किया, द रेट ऑफ प्योरिफिकेशन, द रेट ऑफ प्योरिफिकेशन, जो प्योरिफिकेशन हो रहा है, द रेट ऑफ प्योरिफिकेशन इंक्रीजेस। क्या होता है, जल्दी जल्दी प्योरिफिकेशन होता है, इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल अट्रैक्ट, क्या करेगा, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव आयंस को। मान लो ये आप समझ लो कि ये कैटायन है, अब ये भी ले सकते हो कैटायन है, वो क्या कर रहा है, वो नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, और एनायन है पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, तब ऐसा भी ले सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड वाइसे वर्सा, समझ गए। ये ऑब्वियसली यार कैटायंस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, एनायन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारी ये बेसिकली 2 मेथड्स कंप्लीट हो गई है। एक मेथड में डायलिसिस बोल दो, दूसरे मेथड में इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल दो, इसको इंट्रोडक्शन में ले लो। अब जो इसकी तीसरी मेथड है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
उसको हम लोग नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। मैं 2 मिनट तक वीडियो को और चलाऊंगा। जिस किसी को भी इसकी नोट्स बनानी है या पढ़ लेना है पढ़ सकते हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वाइंड अप करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शायद तक अब के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोग जूम पे डाइवर्ट हो जाएंगे, यानी कि जूम के ऊपर 40 मिनट्स का लेक्चर होगा और उसका टाइम टेबल आपको जल्दी ही स्कूल से मिल जाएगा। यू विल रिसीव दैट टाइम टेबल एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम द स्कूल से। ओके तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसकी नोट्स ज़रूर बनाना और उसको अपने नोटबुक में रखना और एग्जाम में इसी तरह से आप लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बस ये इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, लिखे नहीं हैं, बट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारे पॉइंट्स आप इस लेक्चर को देखने के बाद छाप लेना, ठीक है। हाँ तो बेसिकली मैंने 1, 2 और 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे उसके, और उसका डायग्राम समझाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका डायग्राम ही उसका पूरा मैकेनिज्म बताता है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर माय डियर नियर स्टूडेंट्स।